स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे एक्चुअली रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर भी है और इस आवाज़ में भी मेरा लास्ट लेक्चर है। आज यानी कि ये जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्राइडे है और सैटरडे यानी कल मेरी सर्जरी हो रही है फाइनली। 2-3 दिन तक मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन उसके बाद बच्चों फाइनली जो मेरी आवाज़ है आप कह सकते हैं कि वो वापस आ जाएगी, जिस आवाज़ में मैं आप सबको कुछ 4-5 महीने पहले पढ़ाया करता था। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, रिफ्लेक्शन बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं। और मतलब रिफ्लेक्शन तो हम एक्चुअली पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले याद करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया था और इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखा जाए एक मिरर में, तो इमेज भी अलग अलग जगह पे फॉर्म जो है वो होती है। आई होप आप सबको याद होगा। अब इमेज फॉर्मेशन में अलग अलग जगह पे रखने पे इमेज तो अलग अलग फॉर्म हुई, लेकिन उसमें आपने एक बात और नोटिस की कि जो कन्वेक्स मिरर था वो हमेशा छोटी और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा था। वहीं पे लेकिन कनकेव मिरर जो था वो लगभग हर प्रकार की इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा था, बड़ी, छोटी, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, डिमिनिश, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें आज न्यूमेरिकल वाले हिस्से पे बात करनी है। आई होप आपको पता हो कि इस चैप्टर से 50% चांसेस हैं कि कोई थ्योरी का क्वेश्चन आए, लेकिन 50% चांसेस न्यूमेरिकल आने के भी हैं। अब अगर 50% न्यूमेरिकल यहाँ पे आ सकते हैं, 50% अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यार कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। और अभी तक हमने देखा जाए तो न्यूमेरिकल का पहले 3 लेक्चर में कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो आज से हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होगी जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखो, हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे कुछ सिंबल्स आएंगे, पहले इनको देख लेते हैं। जैसे कि U, U का मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितना दूरी पे बैठा हुआ है, इसको हम लोग U बोलेंगे। फिर हमारे पास आएगा V, यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब ये इमेज डिस्टेंस क्या चीज़ है भाई? तो इमेज डिस्टेंस का मतलब है कि जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है, हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो हमारी पोल से कितनी दूरी पे है। और फिर वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है एफ, इसको तो आप सब जानते ही हैं, यह है फोकल लेंथ। लेकिन साथ ही साथ 2 चीज़ें और आने वाली हैं। एक होगी हमारे पास एच, इसको हम H1 भी कहते हैं और H0 भी कहते हैं। ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कितना बड़ा लिया। जैसे कि रे डायग्राम बनाते हुए मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का लेना है। अब न्यूमेरिकल में अगर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, तो वो अलग बात है ना, तो वो H1 या H0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही H2 जो है, जिसको हम HI भी बोलेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे कि H2 या HI क्या होगा। तो ये होगा हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, यानी जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है उसकी क्या हाइट है, ये हमारे पास HI जो है वो होने वाला है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंबल्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले यहाँ पे समझें कि हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है और उस प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे एक मिरर पड़ा हुआ है। ये मिरर जो है बच्चों, ये कोई भी एक मिरर हो सकता है। ये कनकेव मिरर भी हो सकता है, ये कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ये इवन प्लेन मिरर भी हो सकता है। बट क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे हैं, तो प्लेन मिरर तो खैर ये नहीं होगा, बट हाँ, ये होने को कोई भी मिरर हो सकता है। उसके बाद आप सबको पता है कि बीच में पोल होता है। अब साइन कन्वेंशन शुरू करने से पहले आपको बस कुछ 3 बातें याद रखनी होंगी। वो क्या है? सबसे पहली बात, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम
पोल। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे डिस्टेंस जो हैं वो हमें पोल से नापने होंगे, और ये बात हम रे डायग्राम को बनाते वक्त भी जानते थे कि सारे डिस्टेंस को नापने की शुरुआत पोल से होगी। पोल से या तो मैं राइट जाऊंगा, पोल से या तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, ठीक है जी। सेकंड, लाइट की डायरेक्शन में अगर जाएंगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, डिस्टेंस इन डायरेक्शन of light is positive and opposite to light is negative। यानी कि अगर मैं लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम सब जानते हैं हमारे रे डायग्राम से कि लाइट रे जो है वो हमारी इधर से आने वाली है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को उधर रखना है और हमारा मिरर इस साइड होगा, तो हमेशा लाइट रे जो है वो तो लेफ्ट से राइट आएगी। तो जितने भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में नापे जाएंगे, यानी कि यहाँ से जितने भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में नापे जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो और देखो हमारी पढ़ाई कहती है कि सारे डिस्टेंस जो लाइट के डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसको याद ऐसे कर सकते हो कि सारे डिस्टेंस जो मिरर के पीछे के होंगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, लेकिन अगर वो मिरर के पीछे के होंगे तो वो पॉजिटिव नापे जाएंगे, है ना, वो पॉजिटिव होंगे, और मिरर के आगे वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। ऐसे आप याद रख सकते हो। समझने वाली बात तो ये है कि लाइट, मान लो 12th में 11th में, अभी तो नहीं, 12th में जाके क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे इधर से आएगी। अब अगर लाइट रे इधर से आएगी तो ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला नेगेटिव। एक्चुअली लाइट की डायरेक्शन को देखना है, जैसे लाइट इधर आ रही है तो ये वाले डिस्टेंस क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव, और ये लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। सही तरीका ये है। बट 10th में आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि मिरर के पीछे के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और मिरर के आगे के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। ये तो हुई डिस्टेंस की बात। ऐसे अगर मैं हाइट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट आएगा कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो इज नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी जाएंगे। अब हाइट को नापते वक्त लेफ्ट या राइट नहीं देखना है, मिरर के आगे या पीछे नहीं देखना। हाइट का मतलब तो ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नाप रहे हो, इररिस्पेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लेफ्ट में और राइट में हो, अगर आप हाइट ऊपर की तरफ नाप रहे हो तो पॉजिटिव आएगी। अब वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। वो अलग बात है कि आप सब जानते हो रे डायग्राम से, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 लिया है, कि ऊपर यानी कि इरेक्ट इमेज जो है वो हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है, आगे नहीं बनती। बट मैं आपको बस एक, देखो पढ़ाई क्या कहती है, वो हमारे 10th में क्या केस आएंगे तो बात अलग बात है ना। पढ़ाई कहती है कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज कहीं पे भी ऊपर की तरफ हो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो यानी कि इरेक्ट हो, तो पॉजिटिव लेना है, इमेज के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी। बट अगर कोई चीज़ ऐसे नीचे की तरफ बन रही है जिसको हम इन्वर्टेड कहते हैं, तो उस केस में हमें नेगेटिव लेना होगा, चाहे वो इधर बने चाहे इधर बने। इसका आसान वर्जन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे हाइट नापी जाती है। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट है राइट है। लेफ्ट राइट से डिस्टेंस डिपेंड होंगे, यानी यू, वी और एफ लेफ्ट राइट से देखे जाएंगे, लेकिन H1 और H2 ऊपर नीचे से देखे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन करना शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख दूंगा कि अलग अलग के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन कैसे होगा। जैसे मैं पहले केव मिरर के लिए लिखूंगा, फिर आप उसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर, और मिरर फॉर्मूला के बाद चलेंगे हम मैग्निफिकेशन के ऊपर। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लें फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए पहले हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो देखेंगे। अब कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में हमारे पास सबसे पहले तो U, फिर मान लेते हैं F, फिर मान लेते हैं V, फिर हमारे पास आएगा H1 जिसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और H2 जिसको हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो जो U है वो तो नेगेटिव ही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ खड़ा करते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड पे। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे खड़ा करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ, क्योंकि कनकेव मिरर की बात हो रही है तो कनकेव मिरर का फोकस भी मिरर के इस साइड पे होता है, तो इसलिए ये भी हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर V यानी कि इमेज डिस्टेंस की बात करें तो कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अगर वर्चुअल बनाएगा तो पीछे की तरफ बनाएगा, तो फिर उसका जो डिस्टेंस है पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वो रियल इमेज भी बनाता है, और अगर रियल बनाएगा तो इस साइड बनाएगा तो नेगेटिव। इसलिए मैंने आपको कहा था कि साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल करने के लिए आपको रे डायग्राम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्चुअल, इरेक्ट, ये सब बातें तो पता ही होनी चाहिए ना। तो अगर ये इमेज बनाता है वर्चुअल तो मिरर के पीछे बनाएगा, और पीछे बनाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये इमेज बनाता है रियल तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे पता होना चाहिए। अब अगर बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं। हमने 9 केसेस बनाए, 8 केसेस बनाए लगभग, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखना है, तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव। लेकिन H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात अगर करें, अगर इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है यानी कि सीधी बनती है तो पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर इमेज सीधी बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। वैसे तो इरेक्ट इमेज इधर ही बनती है, बट मान लो किसी एक सिचुएशन में 12th में इधर भी बनेगी, मान लो, तो इरेक्ट तो मतलब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी ना। और अगर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो हाइट पॉजिटिव लेंगे। और अगर इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी तो नीचे बनेगी, चाहे कहीं पे भी बनी, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि वो ये साइन कन्वेंशन जो होते हैं वो याद करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हमारे को साइंस में चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कई चीज़ों में आपके पास ऑप्शन है कि याद करें और समझें, तो मेरा ऐसा मानना है कि समझी हुई चीज़ें लंबे समय तक आप याद कर पाओगे। तो ये याद नहीं करना, आप देखो हमने इसको याद नहीं किया है, ये हमने याद नहीं किया है, ये हमने समझा है, उसको समझ के लिखा है कि कब कौन पॉजिटिव कब कौन नेगेटिव। कई बच्चे साइन कन्वेंशन को याद करने लग जाते हैं और ये फिर वो भूल जाते हैं एग्जाम में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्लस माइनस की छोटी सी भी गलती अगर आपने की तो आंसर आपका गलत हो जाएगा ना, वो तो है। चलो फिलहाल आप ये सेम काम कन्वेक्स मिरर के लिए कर दो जल्दी से। ये सेम काम आप कन्वेक्स मिरर के लिए कर दो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम ले लो, बट जल्दी से कन्वेक्स मिरर के लिए सेम काम कर दो। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट ले लो, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बट जल्दी करना प्लीज़। ठीक है जी? मतलब कि ऐसे टाइम भी मत वेस्ट करना। 1 मिनट ले लो, जल्दी करो, या तो वीडियो को पॉज कर लो या मैं रुकाएगा हूँ, जल्दी करो। ठीक है जी? डन है? कर लिया? नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि रुकूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो आओ, ठीक है। सबसे पहले बात तो करें U की, फिर बात करेंगे हम लोग V की, किसी की भी कर लो, मतलब F की, H1 की, H2 की। अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो U है वो तो चाहे कोई भी मिरर हो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो U हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कनकेव की तरह दोनों नहीं बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। और अगर ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा तो जो इसका V है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे इसका फोकल लेंथ, फोकस जो है कन्वेक्स मिरर का मिरर के पीछे होता है, पीछे होता है तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब H1 तो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही खड़ा करते हैं। H2 की अगर बात करें तो अगेन ये जो है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, तो अगेन H2 जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ कि आप
अब आप कई बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि यू को छोड़ के कन्वेक्स में बाकी सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, 10th क्लास निकल जाएगी इससे, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको साइंस लेनी है आफ्टर 10th, तो 12th क्लास ऐसे नहीं निकलेगी बेटा। इसको समझना होगा, क्योंकि आगे जाके मैंने आपको बताया था रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड हो ये ज़रूरी नहीं होगा, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट हो ये ज़रूरी आगे जाके नहीं होने वाला है। ठीक है, फिलहाल चलो बात अलग है। ओके, चलो अब इसका कहाँ इस्तेमाल है वो अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो अभी हमारे पास आता है मिरर फार्मूला। अब ये मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला बेसिकली एक ऐसा फार्मूला है जो कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को आपस में रिलेट करता है। ये फार्मूला बेसिकली कहता है कि वन, आप किसी भी मिरर के लिए 1 अपॉन फोकल लेंथ जो है ये बराबर होगा 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। यानी कि मिरर अगर कोई आपसे पूछे कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, डिफाइन करो, डिफाइन तो वैसे नहीं आएगी, डेफिनेशन तो नहीं आएगी, बट मान लो बोलते हैं डिफाइन करो, तो बहुत सिंपल है। एक ऐसा फॉर्मूला विच रिलेट्स फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ मिरर। एक मिरर का फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो आपस में रिलेट करता है उसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और अगर सिंबल फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब एक फैक्ट की बात बता देता हूँ, ये जो मिरर फॉर्मूला है क्या हमें इसको डिराइव करना है, इसकी डेरिवेशन भी करनी है? तो आंसर है हाँ, इसको हमें डिराइव करना है 12th में, यानी कि डेरिवेशन इसकी आपको मिलेगी इन 12th क्लास। यानी कि 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स, वहाँ पे आपको इसकी डेरिवेशन करनी है। बट सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, इसकी डेरिवेशन इतनी ज़्यादा आसान है कि एक 10th का बच्चा भी कर सकता है। बस दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना आना चाहिए। आपके 10th में एक चैप्टर है, पता नहीं 10th में 9th में, जहाँ तक मुझे याद है 10th में एक चैप्टर है ट्राइंगल्स को सिमिलर करना, है ना। अभी पता नहीं किया होगा आपने, नहीं किया होगा, बट अगर वो आपको चैप्टर आता है तो 10th का कोई भी बच्चा 5 मिनट के अंदर अंदर मिरर फॉर्मूले को डिराइव यानी प्रूफ कर सकता है। बट फिर भी इन्होंने हमारे 10th क्लास के सिलेबस में इसे नहीं डाला। इसके पीछे का जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि ये चैप्टर ऑलरेडी ही बहुत बड़ा है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप देखो 4 लेक्चर में ये चैप्टर आधा हुआ है, और ये तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं। पेड बैच के अंदर और हमारे वाईटी के अंदर, सॉरी पेड बैच और हमारे ऑफलाइन के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर 12 से लेके 13-14 लेक्चर चलता है। मतलब कि लगभग रिफ्लेक्शन को ही करने में हमें 7 लेक्चर लगते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि बात वो नहीं है, बात ये है कि और बड़ा हो जाता है चैप्टर अगर हम इनके डेरिवेशन भी डाल देते। तो सीबीएसई ने एक अच्छा डिसीजन लिया, मुझे लगता है बोर्ड्स ने, कि इसकी डेरिवेशन को 12th क्लास में एनसीईआरटी ने डाल दिया। ठीक है, चलो फिलहाल वो तो बात की बात है, बट मिरर फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जिसकी डेरिवेशन भी है। ऐसा नहीं हवाबाजी में हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसकी डेरिवेशन भी हमें 12th में जाके पढ़नी है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, बट उससे पहले हम मैग्नीफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर थी। आपने उससे इमेज बनाई, एक मिरर रखा रास्ते में और इमेज बनाई, और इमेज बनी 10 सेंटीमीटर बड़ी। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी इमेज जो है वो कितना टाइम्स बनी, तो आप कहोगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कहोगे मेरी जो इमेज है वो 5 टाइम्स बनी। क्या बनी? 5 टाइम्स, है ना। तो आपने कैसे निकाला? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। मान लो ऐसे ही आपके पास 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट था और आपने उससे इमेज बनाई, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर की बनी। तो इसमें आपका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1/2, यानी कि आप कहोगे कि मेरी इमेज 0.5 टाइम्स यानी हाफ टाइम्स बनी है। तो मैग्नीफिकेशन यही तो है। कभी आपने नोटिस किया हो कि आपके जूम में भी लिखा होता है 2x, 3x, 4x, तो ये मैग्नीफिकेशन होती है बेसिकली। मैग्नीफिकेशन का मतलब माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन भी आपने देखा होगा, लिखा होता है कि ये 200 × x है। मतलब जो इमेज आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप में
वो 200 गुना बड़ी करके आपको दिखाई गई है। ठीक है जी। तो मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो को निकाल दोगे तो उस रेशो को हम मैग्निफिकेशन कह सकते हैं। तो यानी कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देनी हो तो क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूले से दो क्वेश्चन से भी समझाया बहुत छोटे छोटे कि मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स बनेगी। तो मैग्निफिकेशन हो गया मेरे पास हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ऐसा है तो इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो मैग्निफिकेशन हो गई स्मॉल m। हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो ये भी मेरे पास हो गया h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गया h1। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास हो गया h2/h1, जिसको मैं फिर से बोलूँगा, मैं h2 को hi यानी हाइट ऑफ इमेज और h0, तो बात एक ही है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ कि h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज ही है, जिसको मैं hi, और h1 मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं h0 भी बोल सकता हूँ। लेकिन कमाल की बात, अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास अभी आया है, ये फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन नहीं आते। कई फॉर्मूले डेरिवेशन से नहीं आते हैं, डेफिनेशन से आते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम। उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, वो उसकी परिभाषा ही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, वो तो परिभाषा से आया। स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वो उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो उसकी परिभाषा से आया। ऐसे ये फॉर्मूला इसकी परिभाषा से आया है कि रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस रेशो को हमने बोला है मैग्निफिकेशन। लेकिन ध्यान देना कि मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसकी हमें डेरिवेशन करनी है अगेन इन 12th क्लास। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है जी। एक तो मेरे जुल्फ़ें, ये जुल्फ़ें कहूँगा मैं इसको, बार बार आगे आ जाती हैं। हाँ, लेकिन हमें इसकी डेरिवेशन करनी है 12th क्लास के अंदर, और वो है कि जो मैग्निफिकेशन है, जिसका फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है, और वो है -v/u। इसका एक और फॉर्मूला भी है, और वो है -v/u। समझ गए? इसका एक और फॉर्मूला भी है, और वो है -v/u। अच्छा, आई होप आप ये तो फॉर्मूला डेरिवेशन से करना है, वो हम करेंगे। वी हमारे पास वही इमेज डिस्टेंस है और यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा, आई होप आप ये तो समझ रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो इमेज मैग्नीफाइड होगी, 1 से छोटा आता है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी। अगर मान लो मैग्निफिकेशन 1 ही आ जाता है तो इमेज सेम साइज़ की होगी, है ना? इतना तो आप समझ रहे हैं। पॉजिटिव आएगा तो इमेज इरेक्ट होगी, नेगेटिव आएगा तो इमेज इन्वर्टेड होगी, है ना? ये सब तो आप शायद इसके फॉर्मूले से ही समझ गए होंगे, बट फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज। 1 से बड़ा अगर आए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। 1 से बड़ा अगर आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज, और 1 आए तो सेम साइज इमेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने बोला है, चाहे वीडियो को पॉज कर करके बैक जा जाके इसको लिख लेना, क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में आज काम आने वाला है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर कराने वाला हूँ। एक मैं कराऊंगा आपको कनकेव मिरर के लिए और एक कन्वेक्स मिरर के लिए, और आप ये दोनों फॉर्मूले और इनके यूज जो है वो समझ जाओगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अ कनकेव मिरर ऑफ focal length 20 centimeter having object at 30 centimeter, find position of image and also find the magnification।
देखो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे बड़ा टास्क जो होता है वो होता है कि आप गिवन ढंग से लिख दो। अगर आप गिवन चीज़ें ढंग से नहीं लिख पाओगे, अगर आपके गिवन ठीक नहीं होंगे, चाहे वो साइन कन्वेंशन में गलती हो चाहे किसी भी चीज़ में, तो फिर पूरा कोई, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, मतलब मैं अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन चैप्टर के इस वाले न्यूमेरिकल में जो भी बच्चे की गलती होती है वो सबसे ज़्यादा गलती गिवन लिखने में और सेकंड सबसे ज़्यादा गलती कैलकुलेशन में है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। बट फर्स्ट सबसे ज़्यादा गलती गिवन लिखने में होती है। जैसे सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप ये भी लिखें कि आप कौन से मिरर पे काम कर रहे हैं। तो ये कनकेव मिरर है। उसके बाद आपको क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। अब क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। अभी आपको पता है, अब आपने माइनस नहीं लगाया है तो काम ही खत्म हो गया। फिर आपको बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। अब जो ऑब्जेक्ट है वो भी माइनस का होता है। आपको इसकी पोजीशन और मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, पोजीशन। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस जो है हमारे पास 1/u। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब f हमारे पास है, f हमारे पास कितना है, -20। v हम लोगों को निकालना है और ये हमारे पास प्लस और ये हमारे पास -30। तो पहली बात तो ये माइनस ऊपर ले गया तो -1/20, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये इधर जाके हो जाएगा बेसिकली प्लस। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 30 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो -3 आ जाएगा और इसको इससे डिवाइड करूँगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन मैं शायद सही कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास -1/60 इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा। तो कुल मिला के v मेरे पास आ जाएगा -60। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि इमेज का नेचर भी बताओ, तो क्योंकि v माइनस में आया है यानी कि इमेज मिरर के फ्रंट में बनेगी, तो फ्रंट में जो बनी हुई इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर क्वेश्चन में नेचर पूछा हो तो वो नेचर भी हम बता सकते हैं। चलो, फिलहाल हमसे एक चीज़ और पूछी थी और वो थी मैग्नीफिकेशन। अब अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आया है, सॉरी, v जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, -60 आया है ना भाई। v जो हमारे पास आया है वो हमारे पास -60 आया है और u हमारे पास आई गेस 30 था, है ना, माइनस का ही अगेन 30 था। तो एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरा तो वहीं रह जाएगा और मैग्नीफिकेशन -2 आया है। अब माइनस का मतलब मैंने आपको लिखाया है इमेज इन्वर्टेड है, वो तो यहीं पे साबित हो गया था कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन 2 का मतलब है कि इमेज दुगनी बनेगी, 2 टाइम्स बनेगी, इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड होगी। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हेंस इमेज इज मैग्नीफाइड, अगर पूछा हो तो मैग्नीफाइड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज मैग्नीफाइड होगी और रियल और इन्वर्टेड भी होगी। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है जी। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए करते हो। मैं आपसे सलाह चाहूँगा, सलाह तो मैं चलो आपसे सेशन के एंड में चाहूँगा, बट मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप मैग्नीफिकेशन का जो ये जो पूरा क्वेश्चन है कि वो हमने मैग्नीफिकेशन कैसे निकाला, वी कैसे निकाला, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको 2 मिनट दूंगा, ताकि मतलब वर्चुअली 2 मिनट दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर उस क्वेश्चन को खुद से प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। ठीक है जी। तो सवाल है कि फॉर अ कन्वेक्स मिरर image is formed at 10 centimeters if object is kept at 20 centimeter. Find focal length of mirror. Also
शो दैट इमेज इज डिमिनिश्ड। आपको शो करना है कि इमेज डिमिनिश्ड भी होगी। पहली बात तो ये कैसे शो होता है कि इमेज डिमिनिश्ड है, तो आंसर है अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ जाता है, 0 पॉइंट कुछ आ जाता है, तो वो चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, तो इमेज हमारी डिमिनिश्ड हो जाती है। ठीक है जी। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, रिक्वेस्ट रहेगी, और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी। ठीक है जी, फिर हम करेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को प्ले तब किया है जब आपका ये सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये कन्वेक्स मिरर है, जो कि लिखना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद हमें बोला गया है कि हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा, तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा तो माइनस होगा। इमेज और जो वो है 10 सेंटीमीटर पे बनी। अब सवाल ये उठता है कि इमेज तो 10 सेंटीमीटर पे बनी है, पर प्लस लूँगा या माइनस, तो आंसर है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है जो कि मिरर के पीछे होती है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करना होगा मुझे, है ना भाई, सिंपल है। तो 1/f में f मुझे निकालना है 1/v, v मेरे पास 10 है, प्लस 1/u मेरे पास -20 है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/20। तो 1/10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा, ये मेरे पास 2 - 1 आ जाएगा। इस हिसाब से हमारी जो फोकल लेंथ आ जाएगी, पहली बात तो 1/f आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, उल्टा कर दूंगा तो फोकल लेंथ +20। और क्या, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ क्या +20 आंसर, मतलब प्लस आंसर सही आया है कि नहीं आया है? तो आंसर है सही आया है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये हमने पहला हिस्सा इसका कर दिया। सेकंड हिस्से में हमें बोला गया है कि शो करो कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। अब अगर मुझे ये शो करना है कि इमेज डिमिनिश्ड है, तो इसके लिए मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगा, जो कि h2/h1 फॉर्मूला भी है, लेकिन -v/u भी है। h2/h1 का मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या करूँगा, ना h1 है ना h2 है, माइनस v जो मेरे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है, यानी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बन रही है और u जो है वो 20 पे है। ठीक है ना, तो v हमारे पास 10 है और u हमारे पास -20 है। माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्नीफिकेशन 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। अब क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी है, तो इसका मतलब है इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी होगी कि एज मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 सो इमेज इज डिमिनिश्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, एक्सरसाइज में जिस पे भी मिरर लिखा हुआ और न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप कर सकते हो। तो ऐसा है। तो अब आपकी चॉइस है, या तो आप बोलो कि मैं अगली क्लास में रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करूं, नहीं तो आप बोलो कि मैं इसी के ऊपर आपको और न्यूमेरिकल करवाऊं। बट उससे पहले मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल आज इसलिए कराएं ताकि आप फॉर्मूले को समझ पाओ। बट असली में न्यूमेरिकल तब होता है जब आपको साइन कन्वेंशन आ गया हो, फॉर्मूले याद हो गए और आप समझ गए हो कि कब इमेज वर्चुअल बनती है, कब रियल, यानी आपको सारे रे डायग्राम्स अपने दिमाग में बिना बनाए याद हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी, ऐसे ऐसे करके। तो उस पर आप एक बार ही काम करो और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन ही करने हैं या रिफ्रैक्शन पे जाना है, उसके हिसाब से मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।